हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट कौन सी है भाई? 5। और बेटा लेक्चर नंबर है 4। और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप देखिए भाई, कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, वर्ड को ही देखो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कौन कौन सी चीजें बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी वेव के चलने की दिशा। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस मान लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस की तरफ, इस तरह से है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है जो मैंने अभी बोला। बोलो क्या क्या बताया? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में EMW लिख दिया करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, और बोलो एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन of wave are mutually perpendicular to each other। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है कि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बदल रहा है, साइनोसोडली, यानी साइन वेव जैसे। मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बदल रहा है, साइनोसॉइडली। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो समय के साथ निरंतर साइनोसॉइडली वेरी करते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेरी, वेरी माने बदलते हैं, VARY वेरी, वेरी माने बदलते हैं, वेरी साइनोसॉइडली, वेरी साइनोसॉइडली। ठीक, यानी इस तरह समझो, जैसे E का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ये जनरल इक्वेशन हो गई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। कोई मैग्नेटिक फील्ड की लिखे तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकता है। ये 11th में तुमने पढ़ा है, किसी वेव की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। तो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। E को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। E का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, यानी अलग अलग समय इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहता है, तो किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। E0 को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E0 का नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नाम है E0 का। और K को कहते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, प्रोपागेशन कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला भी याद रखो, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है।
जहां लैम्डा वेव की वेवलेंथ है। इसी तरह बी का नाम पड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट, और बी नॉट का नाम पड़ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैनर में हमें चलना है। ठीक है, तो दो बातें हो चुकी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेरी करता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों का यदि डिवाइड कर दो ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो उसे सी कहते हैं। सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी भी लाइट के बराबर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट ही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट ही है, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है ना। तो देखो बेटा, एक और मैं यहां पर प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर देता हूं। C बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट, जहां C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। एक और सी का फॉर्मूला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी बराबर √1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ये भी वही बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे मीडियम में बताइए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन एनी मीडियम, तो आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी होती है 1/√, म्यू नॉट नहीं आएगा, फिर आएगा म्यू। देखो अंतर आ गया, यहां म्यू नॉट था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां म्यू है। ऐसे यहां आएगा एप्सिलॉन। ये होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। एक यहां बात और बताते हैं, अगर कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना हो, हालांकि ये कहां पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसे एन से लिख दे रहे हैं, एन। तो एन होता है, ध्यान से सुनना, एन होता है C अपॉन V। तो C ये लिखोगे, देख लो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और V ये लिखोगे, सही है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, √μ एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा और सोचो, म्यू अपॉन म्यू नॉट को क्या कहते हैं, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो जाएगा √μ आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर समझ रहे हो, हाँ सही समझ रहे हो, म्यू आर का मतलब होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसी तरह एप्सिलॉन आर का मतलब होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाम समझ लो, जैसे एप्सिलॉन आर का नाम होता है या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं इसको, या रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन को परमिटिविटी, इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये नाम है इन तीनों के, याद रहेगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये बात होने के बाद अगली बात समझो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बाकी बेटे हर वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं है तो वेव नहीं चल पाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
waves does not require any medium to propagate। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा कैसे किया जाए, है तो जरा ध्यान से सुनो। एक्सीलरेटेड चार्जेस या ऑसिलेटेड चार्जेस, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि ऑसिलेटेड चार्जेस भी जो होते हैं एक्सीलरेटेड ही होते हैं। तो एक्सीलरेटेड चार्जेस और ऑसिलेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलो बोलो, एक्सीलरेटेड चार्जेस और ऑसिलेटेड चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब पेज पलट रहा हूं, कुछ और फीचर्स ले रहे हैं, इनको और समझो। देखो भाई ध्यान देना, अगले कुछ फीचर्स ले रहे हैं, ध्यान से सुनना आप। जो टोटल एनर्जी होती है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, एनर्जी है। तो एनर्जी जो एवरेज रूप से आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में के रूप में होती है और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है। यानी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बताओ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव total energy is equally distributed किन किन में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इंपॉर्टेंट बात एक और सुनो, जो बेटे ऑप्टिकल फिनोमिना हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना समझते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं जो ऑप्टिक्स में पढ़ाए जाते हैं, है ना। इन सब फिनोमिना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिम्मेदार होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर ऑल ऑप्टिकल फिनोमिना ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल। तो फॉर ऑल ऑप्टिकल फिनोमिना ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is responsible। एक और बात समझो, एक और अच्छी बात बता रहा हूं, उसको भी ध्यान दो। ठीक है, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये बताओ पहले तो, ये बताओ यहां तक की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद हो गई हैं? तो देखो एक दो लाइनें और रह रही हैं, इनको भी और लिख देते हैं। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी डेंसिटी अगर जानना चाहो, क्या जानना चाहो, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कितनी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी होती है कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इतनी एनर्जी डेंसिटी होती है। अब कोई बच्चा कहे सर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बताइए एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में।
तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी तरह समझ में आ गई है? अच्छा बताओ क्या क्या, कितनी चीजें होती हैं इसमें? 3। और कोई चीज मुझे ध्यान आ गई तो लिख दूंगा भाई, जितना ध्यान आता है यार उतना तो लिख ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेरी करता है। तीसरा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम और एयर वो ई नॉट अपॉन बी नॉट होती है या 1/√μ0 होती है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने से आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में जो होती है वो हमेशा c से कम होती है, याद रखो v इज ऑलवेज लेस देन c, और ये फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का निकालना चाहो तो फॉर्मूला होता है c/v, सॉल्व करेंगे तो आएगा √μr∈r। n का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये भी क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और एक्सीलरेटेड चार्जेस या ऑसिलेटेड चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी, वो 2 रूपों में होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। लेकिन आधी एनर्जी एवरेजन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है और आधी एनर्जी एवरेजन मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है। ठीक है। जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना हैं उन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही जिम्मेदार होता है। लास्ट बात यह है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वो होती है 12ε0E², और एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है वो होती है b²/2μ0। एनर्जी डेंसिटी सारे बच्चे जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो सारी बात समझ में आ गई। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक लाइन और भी लिख सकते हो। वेव भी 2 तरह की होती है बेटे, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। अगर ये पूछे कोई कि ये कौन सी वेव है तो याद रखो ये ट्रांसवर्स वेव हैं, ये भी लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब एक दिक्कत आ गई, ये ट्रांसवर्स क्या होता है? तो जरा मैं बता देता हूं। वैसे तो 11th में बताया जाता है, लेकिन मान लो हम थोड़ा भूल गए हैं तो मैं समझा देता हूं। ट्रांसवर्स का मतलब, देखो बेटे, जब कोई वेव चलती है ना तो 2 बातें होती है। एक तो वेव चल रही है और एक जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऐसे भी ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी वेव चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस हों, है ना, तो ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और वेव इधर चल रही है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इसी लाइन में जिधर वेव चल रही है, उसी दिशा में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। SHM करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसी वेव जिसमें वेव के चलने की दिशा और पार्टिकल्स के ऑसिलेशन उसी दिशा में हो तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये बात होती है बेटा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, वेव के चलने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और बोलो, और ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी वेव को कहते हैं फिजिक्स में ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। तो देखो काफी कुछ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है।